हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, न्यू सिलेबस पर है पूरा का पूरा। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन और ब्लॉक डायग्राम पढ़ चुके हैं जो इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो देखिए, कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट माना जाता है वो मान जाता है 300 BC पहले से, 300 BC। ठीक है, 300 BC पहले गणना करने के लिए एक यंत्र बनाया था। मेसोपोटामिया नाम की जगह है, वहाँ के लोगों ने, उन्होंने क्या किया कि लकड़ी की एक फ्रेम ली और इस फ्रेम में तार बांध दिए और इनमें मोती पिरो के गणना करने का काम किया गया। तो ये सबसे बेसिक डिवाइस थी, गणना करने का एक यंत्र था जिनमें मोतियों को सरका के गणना की जा सकती थी। केवल अर्थमेटिक गणना हो सकती थी, जोड़ने घटाने वाली। तो ये लगभग आज से 5000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसका डेवलपमेंट माना जाता है वो 500 BC पहले का माना जाता है, यानी लगभग आज से 2500 साल पहले का। उस समय पर चीन में गणना करने का एक यंत्र बना जो कि मेसोपोटामिया में बनाए गए गणना करने के यंत्र जैसा ही था, बस इसमें 2 सेक्शंस हैं यहाँ पर जिनमें अलग अलग मोती पिरे हुए हैं इस तरीके से, और इन्हें शिफ्ट करते हुए गणना करने का कार्य किया जाता है। इस यंत्र को नाम दिया गया अबेकस। तो अबेकस गणना करने का पहला यंत्र है जो कि अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद ये डेवलपमेंट थोड़ा सा और आगे बढ़ा और सन 1642 में, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, गणना करने का एक यंत्र बना जिसको नाम दिया पास्कलाइन। ठीक है, बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल। इन्होंने एक मशीन बनाई जिसके ज़रिए अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस की जा सकती थी। ये मशीन कम्प्लीटली मैनुअली ऑपरेट होती थी, यानी ह्यूमन के ज़रिए ही ऑपरेट की जाती थी। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद नहीं था। तो इस मशीन का उपयोग करते हुए स्टार्टिंग में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसी गणनाएं की जा सकती थी। ठीक है, इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था गॉटफ्रेड लीबनिज़। उन्होंने सन 1646 के अंदर इसमें डेवलपमेंट किए और उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जैसी कैलकुलेशंस भी करने लग गई। तो इस तरीके से अर्थमेटिकल कैलकुलेशन आसानी से इस मशीन से की जा सकती थी। इसके बाद डेवलपमेंट माना जाता है यहाँ पर 1834 में। ठीक है, 1834 के अंदर चार्ल्स बेबेज नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एनालिटिकल इंजन की डिज़ाइन तैयार की। एनालिटिकल इंजन की डिज़ाइन के अंदर इन्होंने प्लान किया कि कंप्यूटर में एक इनपुट यूनिट होनी चाहिए, एक आउटपुट यूनिट होनी चाहिए, इसके अलावा एक CPU होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक उसमें स्टोरेज होना चाहिए जिसमें डाटा को रखा जा सके। अभी तक सारे कंप्यूटर इस तरीके के थे कि जिनमें ये चीज़ें ज़्यादातर मौजूद नहीं थी, सब कंबाइंड था। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग यूनिट्स में इसे डिवाइड किया। आज हम जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ते हैं वो चार्ल्स बेबेज की ही देन है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की डिज़ाइन तैयार की कि कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा स्टोरेज के लिए इन्होंने पंच कार्ड का कंसेप्ट दिया। पंच कार्ड गत्ते का एक कार्डबोर्ड का बना हुआ होता है जिसमें कुछ होल्स होते हैं जो नंबर्स को प्रदर्शित करते हैं। इसमें जिस जगह पर होल होता है वो 1 को प्रदर्शित करता है और प्लेन सरफेस जो है वो 0 को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से 0-1 के फॉर्मेट में डाटा रखा जा सकता है। ये कंसेप्ट भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा दिया गया। हालांकि एनालिटिकल इंजन कभी बन के तैयार नहीं हुआ, लेकिन इसकी डिज़ाइन को आगे काम में लिया गया जिससे कि कंप्यूटर के डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर तरीके से हो सके। 1834 के बाद 1890 की हम बात करें, इस समय पर एक वैज्ञानिक है हरमन होलेरिथ। इन्होंने चार्ल्स बेबेज के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए एक मशीन बनाई जिसे इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन नाम दिया। ये मशीन पूरी तरीके से एनालिटिकल इंजन की डिज़ाइन पर आधारित थी, यानी कि इस मशीन में इनपुट के लिए यूनिट थी, आउटपुट के लिए यूनिट थी, एक CPU था और स्टोरेज के लिए यहाँ पहली बार पंच कार्ड का यूज किया गया। इसके अलावा 1890 में
अमेरिका की जनगणना हुई, जिसके अंदर जनगणना का जो डाटा है उसे प्रोसेसिंग करने के लिए टैबुलेटिंग मशीन काम में ली गई। टैबुलेटिंग मशीन ने उस समय पर 70% टाइम सेविंग इसके अंदर की, जो कि पहले लगभग 10 साल का समय लगता था जनगणना के डाटा पर कैलकुलेशन करने में, जो कि ह्यूमंस के द्वारा मैनुअल तरीके से की जाती थी। और इसी काम को जब टैबुलेटिंग मशीन के ज़रिए किया गया तो 10 साल का समय केवल 3 साल में पूरा हो गया, यानी कि 3 साल के अंदर कैलकुलेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो गई, जिससे कि 70% टाइम की सेविंग हो गई। ये सब होने के बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे डेवलपमेंट आए और इन्हीं डेवलपमेंट के चलते 1924 के अंदर IBM एस्टेब्लिश हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, जिसने जितने भी साइंटिस्ट हैं या डेवलपर्स हैं जो इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, उन्हें इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक जगह पर एकत्रित किया और उनके ज़रिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट करवाए, जिससे कि कंप्यूटर का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगा। अब इसी बीच 1937 में 1973 के अंदर, ठीक है, 1890 के बाद हम आ जाते हैं 1937 के अंदर, यहाँ पर एक टर्निंग मशीन बनाई गई। टर्निंग मशीन के अंदर पहला जो प्लस पॉइंट वो था कि यहाँ पंच कार्ड को प्रोग्राम स्टोर करने के लिए काम में लिया गया। पहली बार एक ऐसी मशीन बनी जो कि इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकती थी जो पंच कार्ड पर रखे हुए हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी कर सकती थी। जबकि इससे पहले जितनी भी मशीनें थी उनमें हर बार आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था, मतलब कोई भी फॉर्मूला अगर आपने डिज़ाइन कर लिया तो आप उसे कंप्यूटर में सेव नहीं कर सकते थे। जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी है वो फार्मूला आपको फीड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पहली बार पंच कार्ड पर हमने उस फार्मूला को स्टोर किया, जैसे हम प्रोग्राम बोल के चल रहे हैं, और जब भी हमें सेम कैलकुलेशन करनी होती हम उस पंच कार्ड का यूज़ करते और कंप्यूटर को फार्मूला दे देते, तो जिससे बार बार हमारा प्रोग्राम लिखने की जो मेहनत है वो बच गई। तो यहाँ तक का जो समय माना जाता है लगभग, वो माना जाता है मैकेनिकल कंप्यूटर्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी आप बोल सकते हो, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर हैं ये। विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर से मतलब क्या है, एक ऐसे कंप्यूटर जो बैटरी से संचालित हैं, लेकिन इनके अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो सब ह्यूमन को करने पड़ते हैं, मतलब इनपुट से लेके प्रोसेसिंग और आउटपुट तक के कार्यों में ह्यूमन का रोल रहता है। जबकि वर्तमान समय में हम जो कंप्यूटर काम में लेते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हम केवल इनपुट दे के छोड़ देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट आउटपुट लेते हैं, जबकि इन कंप्यूटर्स के अंदर इनपुट देना, प्रोसेसिंग करवाना और आउटपुट लेना, ये सारे कार्य ह्यूमन को ही करना पड़ता है। और बार बार कंप्यूटर के पार्ट्स को भी यहाँ पर सेट करना पड़ता था, जिसकी वजह से कई बार रिजल्ट गलत हो जाता था, क्योंकि अगर पार्ट्स की सेटिंग्स थोड़ी सी भी गलत की है तो फिर उसका आउटपुट भी गलत कैलकुलेट होगा। इसके बजाय यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ आगे। 1945 के अंदर एक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था ENIAC, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोलते हैं, और यहाँ से कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट जनरेशन, यानी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डेवलपमेंट साइकिल है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर की जनरेशन, जो कि 5th तक जाता है। तो यहाँ से फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है, पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होता है ENIAC के नाम से। एक ऐसा कंप्यूटर जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था, विद्युत खर्च बहुत ज़्यादा इसके अंदर था, लेकिन ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कुछ सेकंड्स में काफ़ी बड़ी कैलकुलेशंस को कर सकता था। इसी के साथ एक और कंप्यूटर यहाँ पर डेवलप हुआ कुछ टाइम बाद, जिसका नाम था EDVEC। ठीक है, इसके अंदर एक वैज्ञानिक आए, जॉन वैन न्यूमैन। इन्होंने क्या किया, इस कंप्यूटर के डेवलपमेंट में एक चीज़ और जोड़ी, पंच कार्ड पर डाटा को स्टोर करना। यानी कि इन्होंने कंसेप्ट दिया कि पंच कार्ड पर भी डाटा को रखा जा सकता है, जो हम ENIAC में भी रखता है, और साथ में उस डाटा को सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आप सेकेंडरी मेमोरी पर रख सकते हो और उसे काम में ले सकते हो। जिसके बाद मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, रील वाली कैसेट जिनके नाम से हम जानते हैं, मैग्नेटिक टेप है वो, ठीक है, उनका कंसेप्ट यहाँ पर आया और कंप्यूटर के अंदर फाइल्स के रूप में डाटा को रखा जाने लगा। इसके बाद हम बात करें 1947 में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रांजिस्टर, प्रोसेसिंग की डिवाइस। इससे पहले जो डिवाइस काम आती थी 45 के अंदर, वो थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब जैसी डिवाइस होती है, जो कि अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ENIAC में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी, जिसकी वजह से इसका पावर कंजप्शन करीब 1.5 लाख वॉट था।
ठीक है, और हीटिंग प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में ट्रांजिस्टर डिवाइस बनाई गई। ट्रांजिस्टर एक प्रोसेसिंग चिप है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है और ये कई सारी वैक्यूम ट्यूब के बराबर अकेला काम कर सकता है। अब क्योंकि काफ़ी सारी वैक्यूम ट्यूब की जगह एक ट्रांजिस्टर ने ले ली, तो इसकी वजह से कंप्यूटर की साइज़ भी कम हो गई और उसके अलावा पावर कंजप्शन भी उसका कम हो गया। एक और यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ 1970 के अंदर, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी के नाम से एक चिप आई छोटी सी, जो कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स के बराबर काम कर सकती थी। अब कंप्यूटर का आकार इतना छोटा हो गया कि आप उसे एक टेबल पर रख के भी काम में ले सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्पेस कंज्यूम होता था वो उसके सीपीयू में होता था, ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब की वजह से। अब क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल चिप पर कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, इसकी वजह से उसकी साइज़ भी कम हो गई। एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कुछ साल बाद, माइक्रो प्रोसेसर। इसे टेक्निकल नेम हम VLSIC बोल सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक और ऐसी चिप जो कि बहुत ज़्यादा वर्क यहाँ कर सकती है, कि जैसे कि आईसी की अगर हम बात करें तो आईसी में केवल प्रोसेसिंग की कैपेसिटी थी, यानी आप इसमें कैलकुलेशन करवा सकते थे। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप आई, इसके अंदर पहली बार रजिस्टर मेमोरी इंट्रोड्यूस की गई, यानी कि मेमोरी कंसेप्ट दिए गए कि जो इंस्ट्रक्शंस पर कैलकुलेशन होनी है उनको यहाँ पर टेम्परेरी रूप से रखा जा सकता है। तो ये कंप्यूटर का एक एवोल्यूशन है, जहाँ पर हमने देखा कि अबेकस से लेके आज जो हम कंप्यूटर काम में लेते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, वो किस तरीके से डेवलप हुए हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्टडी करेंगे।